आ जाए। अंधेरे की वजह से किसी को भी वो टनल ठीक से दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन जानवरों के डर और बढ़ती ठंड की वजह से पूरा परिवार उस टनल के अंदर चला जाता है और जैसे तैसे करके पूरा परिवार उसी में अपनी रात गुजारता है। अगले दिन सवेरा होने पर वो सभी देखते हैं कि वो टनल काफी ज्यादा गंदी है। हर तरफ ढेर सारे मकड़े के जाले, कूड़ा और छोटे मोटे कीड़े भी हैं और दूसरी तरफ से वो टनल किसी चट्टान से बंद है। अरे ये तो काफी पुरानी टनल है, बहुत छोटा था जब इस तरफ आया था मैं, सालों बाद यहाँ आना हुआ है। कितनी बड़ी है ये। यहाँ कितनी ज्यादा गंदगी है, ऐसा लगता है सालों से यहाँ कोई नहीं आया और ऊपर से ये बदबू। लेकिन माँ जी कुछ भी बोलो, रात में यहाँ सोने में गर्माहट तो काफी थी। मेरी तो एकदम से आंख लग गई और अब आप लोगों की आवाज सुनकर आंख खुली है। वैसे आप में से किसी ने सोचा है कि हम लोग कहाँ जाएंगे? शहर तो यहाँ से काफी ज्यादा दूर है। अगर हम वहाँ पर चले भी गए और नौकरी भी मिल गई तो जब तक तनख्वाह नहीं मिल जाती आप लोगों को रखेंगे कहाँ? और दूसरे गांव का भी कुछ पता नहीं है, पता नहीं कहाँ जाएं कहाँ नहीं। अगर आप लोग मेरी बात माने तो मेरे ख्याल से हमें यहीं इसी टनल में रहना चाहिए। वैसे भी इस टनल के आसपास कोई आता नहीं है, एक तरह से ये सीक्रेट टनल है। अगर हम यहाँ रहेंगे तो ठंड से भी बच जाएंगे। लेकिन बहू, हम इस टनल में कैसे रह सकते हैं? यहाँ गंदगी तो देख कितनी ज्यादा है और रात में तो कुछ दिखेगा भी नहीं। अगर हमें इस टनल में रहना ही है तो फिर हम इसे अच्छे से साफ करके रहेंगे ना, जिससे हमें कोई दिक्कत ना हो। और घर बसाने से ही बसता है, क्या पता भगवान ने हमारी किस्मत में इसी टनल में रहना लिखा हो। किसी का भी दिल उस रेलवे टनल के अंदर रहने का नहीं था, लेकिन मजबूरी ऐसी थी कि किसी और के पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इसीलिए अब सब उसी टनल में रहने का फैसला करते हैं। सभी अब जल्दी से उठते हैं और सबसे पहले आसपास पड़ा कूड़ा कचरा और साथ ही धूल मिट्टी मकड़ी के जाले साफ करने लगते हैं। अरुण तो कितना ज्यादा आलसी है, वहाँ कितना सारा कूड़ा पड़ा है, तो आराम से बैठा है। चल हम सबकी कूड़ा उठाने में मदद कर। अब सारे काम क्या तू मुझसे ही करवाएगी? आजकल के तो लोगों को न जाने क्या हो गया है, कितनी शराब पीने लगे हैं। ये देखो कितनी सारी शराब की बोतलें पड़ी हैं और ऊपर से कितनी गंदी बदबू आ रही है। शराब पी पी कर आजकल लोग अपना पूरा शरीर खराब कर रहे हैं। सारी मकड़ी के जाले साफ हो गए और आधा कूड़ा भी। कोमल, तुम क्यों इस हालत में काम कर रही हो? तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं करती हूँ ना ये सब, तुम थोड़ा आराम करो। भाभी इतनी देर से बैठी ही तो थी, थोड़ा बहुत काम मैं करूंगी तो शरीर को भी अच्छा लगेगा। सुबह से दोपहर होने को आ जाती है और अब लगभग टनल की सफाई का सारा काम खत्म हो चुका था। सभी लोग घर छोड़ने से पहले अपना बचा कुछ थोड़ा बहुत सामान जैसे बर्तन, कपड़े, रजाई, कंबल लेकर आए थे। दोनों भाई मिलकर उस टनल की पटरी पर चटाई बिछा देते हैं तो वहीं दोनों बहुएं टनल एक कोने में ईंट का चूल्हा बनाकर आसपास रसोई का थोड़ा बहुत सामान रख देती हैं। चलो अभी ये जगह थोड़ी रहने लायक तो लग रही है। वैसे सुबह से एक घूंट पानी तक नहीं पिया, बड़ी जोरों की प्यास लग रही है। जो पानी था वो तो मैंने थोड़ी देर पहले ही पीकर खत्म कर लिया। रहने की जगह का तो इंतजाम हो गया, लेकिन पानी की बड़ी दिक्कत है। आसपास तो मुझे लग भी नहीं रहा है कि कहीं पानी मिलेगा। लगता है वापस गांव की तरफ जाना होगा और कुएं के अंदर से ही पानी लाना होगा। चल रमन, पानी लेकर आते हैं। दोनों भाई बर्तन और मटके लेकर पैदल पैदल रेल की पटरी पर चलते हुए काफी देर बाद गांव पहुंचते हैं, जहां वो सबसे पहले कुएं से पानी भरते हैं। तभी अचानक रमन की नजर लोगों के उजड़े मकान पर जाती है, जहां किसी की पालतू गाय बैठी होती है। अरे ये गाय तो किसी की पालतू है। लगता है लोग घर तो छोड़कर चले गए, लेकिन इस बेचारी को यहीं छोड़ गए। इस तरह इसे छोड़कर जाएंगे तो ये खाएगी क्या? एक काम करते हैं, इसे अपने साथ लेकर चलते हैं। रमन, तू पानी लेकर जा, मैं तब तक कहीं से राशन का बंदोबस्त करता हूँ और इस गाय को भी साथ ले आऊंगा। थोड़े बहुत पैसे हैं मेरे पास। इधर रमन पानी लेकर ट्रेन की पटरी पर चलते हुए टनल की तरफ बढ़ने लगा। उधर दीपेश गांव से बाहर निकलकर बड़ी मुश्किल से एक छोटे से किराने की दुकान ढूंढता है, जहां से वो अपने पास बचे पैसों से थोड़ा बहुत राशन और वापस आते हुए गाय को लेकर शाम तक टनल तक पहुंचता है और देखता है कि उसके पिता और भाई ने रोशनी के लिए टनल के अंदर मशाल जलाकर रख दी है। अरे आप लोगों ने तो मशाल जला दी, इससे कितनी ज्यादा रोशनी हो रही है। मैं तो पूरे रास्ते यही सोचता आया था कि अंधेरे में वहाँ कैसे रहेंगे। लेकिन ये गाय किसके लिए आए आप भैया? आरती के पूछने पर दीपेश उसे सारी बात बताता है, जिसके बाद पूरा परिवार उस गाय को भी उस टनल के अंदर रख लेता है और अब दोनों बहुओं में जल्दी से ईंट के चूल्हे पर खाना बनाती हैं। सब खाना खाकर सो जाते हैं। आधी रात तक सब आराम से लेटे थे, लेकिन आधी रात के बाद बाहर तेज ठंडी हवाएं चलने लगती हैं और टनल के खुले उस हिस्से से ठंडी ठंडी हवाएं अंदर आने लगती हैं, जिससे गर्भवती कोमल ठंड से बुरी तरह से कांपना शुरू हो जाती है।
हे भगवान, माँ जी, कोमल का शरीर तो बिल्कुल ठंडा पड़ गया है। इसे मैंने अपनी रजाई भी उड़ा दी है, लेकिन इसकी तो कपकपी बंद ही नहीं हो रही। तो इसे मेरी भी रजाई उड़ा दे। ऐसी हालत में कहीं इसकी तबीयत ना खराब हो जाए। इस टनल के खुले हिस्से का हमें कुछ न कुछ तो करना पड़ेगा। कोमल और उसका पूरा परिवार बड़ी मुश्किल से उस टनल के अंदर अपनी रात गुजारता है। अगले दिन होते ही दोनों भाई आसपास के पेड़ों से लकड़ियां काटकर उस टनल के खुले हिस्से के बराबर एक लकड़ी का दरवाजा बनाने लगते हैं। अरे, ये तुम लोगों ने सही किया। अब हम टनल के मुंह पर दरवाजा लगा देंगे, इससे ठंडी हवा टनल के अंदर नहीं आएगी। दोनों भाई दरवाजा बनाकर टनल के खुले हिस्से पर लगाने लगते हैं। तो उधर वो दोनों बहुएं जंगल में घूमते हुए धूप सेक रही होती हैं। तभी पल्लवी की नजर जंगल में पड़ी चिकनी मिट्टी पर जाती है, जिसे देखकर, अरे कोमल, ये देखो चिकनी मिट्टी। तुम्हें पता है, बचपन में हम चिकनी मिट्टी के खूब खेल खिलौने बर्तन बनाते थे और मेलों में जाकर बेचा करते थे। उस समय तो 10-20 रुपए की आराम से कमाई हो जाती थी हमारी। वो तो है भाभी, चिकनी मिट्टी के बने बर्तन और खिलौने लोग आज भी काफी ज्यादा पसंद करते हैं। मुझे भी चिकनी मिट्टी से खिलौने बर्तन बनाने आते हैं। वैसे भाभी, मैं सोच रही थी कि अगर हम उस चिकनी मिट्टी से बर्तन और खिलौने बनाएं और उन्हें बेचें, तो हमारे टनल के पास ही शहर जाने के लिए ट्रेन जाती है। हमारे पति उस गाड़ी में चढ़ जाएंगे और शहर जाकर के सामान बेचेंगे। क्या पता इससे हमारे 2-4 पैसों की कमाई हो जाए। ये तो तुमने काफी बढ़िया दिमाग लगाया। राशन लाने के बाद उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे हैं। क्या पता इसी काम से 4 पैसे घर में आ जाए। दोनों देवरानी जेठानी मिलकर ढेर सारी चिकनी मिट्टी उठा लेती हैं और अब अपने सीक्रेट टनल में जाकर उसमें चिकनी मिट्टी से बर्तन और थोड़े बहुत बर्तन बनाती हैं, जिनके सूखने के बाद अब दोनों भाई उन्हें ले जाने लगते हैं। हम इन्हें शहर ले जा रहे हैं। यहाँ से शहर काफी दूर है, तो आने में शाम हो सकती है। शाम होते ही आप लोग टनल का दरवाजा बंद कर देना। दोनों भाई ट्रेन के आने का इंतजार करते हैं और उसमें चढ़कर सीधा शहर चले जाते हैं, जहां वो अपने मिट्टी के बर्तन और खिलौने बेचते हैं, जिससे उन्हें कुछ पैसों की कमाई हो जाती है। अब इसी तरह 1-2 दिन गुजरते हैं। पूरा परिवार उस रेल की पटरी पर बिछाई चटाई पर सोने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन बार बार कभी किसी की कमर दुखती तो कभी किसी के हाथ पैरों में लगती। मुझे तो लगता था कि धीरे धीरे इस पर सोने की आदत हो जाएगी, लेकिन हर दिन मेरा इस पर सोने से बुरा हाल हो जाता है। मेरी कमर हाल से बेहाल हो गई है। पता नहीं कब तक इस तरह सोना पड़ेगा। रहना तो हमें इसी टनल के अंदर ही है, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा। कोमल अपनी नंद आरती के साथ जंगल में ढेर सारी सूखी मिट्टी लेकर आती है, जिसे वो उसे रेल की पटरी और अगल बगल में अच्छे से डाल देते हैं और अब उस ऊबड़ खाबड़ जमीन को एक समान समतल करके उस पर चटाई बिछा देती है, जिस पर सोने से अब किसी को भी दर्द नहीं होता। अब यूं ही समय गुजरता रहता है और पूरा परिवार चिकनी मिट्टी के बर्तन खिलौने बनाता रहता है, तो वहीं दोनों भाई उसे बेचते। ऐसे ही एक रात जब सब सो रहे होते हैं। अरे कोमल, क्या हुआ? तुम सो नहीं रही? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? भाभी, मैं तो सो ही रही थी, लेकिन अचानक मुझे कहीं से पानी की आवाज आने लगी। ऐसा लगता है कि आसपास में कहीं कोई बहुत बड़ी सी नदी या झरना है। तुम्हारा वहम होगा। अगर यहाँ आसपास नदी झरना होता तो अब तक तो हमें कब का मिल जाता। चलो सो जाओ। ठंड से बचने के लिए पूरा परिवार उस टनल के अंदर जुगाड़ करके रह तो रहा था, लेकिन आए दिन उस टनल के अंदर कोई ना कोई परेशानी होती रहती थी। माँ, बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो यहाँ चुपचाप से बैठा था और कोई शरारत भी नहीं कर रहा था। पता नहीं वो कीड़ा कहाँ से आया और मुझे काट कर चला गया। बेटा, हम टनल के अंदर रहते हैं, किसी साफ सुथरी जगह में नहीं। यहाँ आसपास जंगल है, कहीं से आ गया होगा कीड़ा। पल्लवी अरुण के घाव पर हल्दी का लेप लगा देती है और अब इसी तरह कुछ समय गुजर जाता है। आज बिल्कुल भी धूप नहीं निकली थी, इसलिए पूरा परिवार टनल के अंदर बैठा था। तभी दीपेश बाहर से ढेर सारे बड़े बड़े केले के पत्ते लेकर आता है। ये देखो क्या लेकर आया हूं मैं, केले के पत्ते। मुझे नहीं पता था कि जंगल में केले के पत्ते भी होंगे। लेकिन आप इन केले के पत्तों का करेंगे क्या? हमारे पास खाने के लिए प्लेट तो है ही। भाग्यवान, जहाँ पर मैं और रमन ये बर्तन वगैरह बेचते हैं ना, वहीं पर एक ढाबा है और उन लोगों ने हाल फिलहाल में ही केले के पत्तों में लोगों को खाना खिलाना शुरू किया है। जहाँ से वो पत्ते मंगवाते हैं उन्हें वो काफी महंगे पड़ते हैं और मुझे जंगल में ये पेड़ दिख गई। 10 रुपए कम दाम में ही सही, लेकिन मैं उन्हें पत्ते बेच दूंगा, इससे 2 पैसे और आ जाएंगे। दीपेश की बात सुनकर सभी लोग खुश हो जाते हैं, जिसके बाद अब दीपेश अपने साथ रोज केले के पत्ते भी ले जाता है, जिन्हें वो ले जाकर उस ढाबे वाले को बेचते हैं। तो वहीं अब रमन दीपेश की लाई हुई गाय भी खा पीकर हट्टी कट्टी हो गई थी, जिसके चलते अब वो दूध भी देना शुरू कर देती है और अब पूरा परिवार उस टनल में रहकर आराम से दूध और दूध से बना घी मक्खन सब खाता है। इसी तरह समय गुजरता रहता है। अक्सर रात में जब सभी सोते तो किसी न किसी को उस टनल के आसपास से पानी की आवाज आती। मेरे साथ भी 2 से 3 बार हो चुका है, लेकिन यहाँ आसपास कितना घूम लिया, कहीं पर भी पानी नहीं मिला। मुझे तो लगता है कि इस चट्टान के पीछे कुछ है। हम इस टनल के अंदर आए हैं,
तब से रोज मेरी नजर चट्टान पर जाती है। पता नहीं चट्टान की दूसरी तरफ क्या होगा। मेरे ख्याल से हमें इसे हटाकर देखना चाहिए। पूरा परिवार एक साथ मिलकर उस चट्टान को हटाने की कोशिश करता है। चट्टान काफी भारी थी, लेकिन इतने सारे लोगों की प्रेशर देने की वजह से धीरे धीरे चट्टान हटने लगती है। और 2 दिन बाद जब वो चट्टान उस टनल के दूसरे हिस्से से हट जाती है तो उस टनल के दूसरे तरफ का नजारा देखकर सभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। जहां टनल के इस तरफ जंगल और रेल की पटरियां थीं, तो वहीं दूसरी तरफ जंगल होने के साथ साथ एक बड़ी सी नदी भी थी और पहाड़ों से गिरता हुआ झरना। साथ ही साथ आसपास खरगोश, तितलियां और कुछ फलों के पेड़ भी थे। मैंने कहा था ना कि मुझे पानी की आवाज आती है। अब समझ आया, ये पानी की आवाज इस झरने और नदी से आती है। कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ का, मानो जैसे इंसानों की दुनिया से होकर सीधा हम परियों की दुनिया में आ गए हों। आसपास कितनी हरियाली है और इस तरफ कितनी ज्यादा खिली खिली धूप भी है। लगता है टनल बंद होने के बाद बारिश और पर्यावरण ने मिलकर इस जगह को इतना खूबसूरत बना दिया। बहुत ही सुंदर जगह लग रही है। ये बिल्कुल सपनों की दुनिया की तरह ऐसा लग रहा है, मानो सपनों की दुनिया में आए हों हम लोग। हाँ भाभी, और देखो ना कितने सारे रंग बिरंगे फूल हैं। मेरा तो यहाँ से जाने का कभी मन ही नहीं करेगा। सभी लोग आसपास घूमने लगते हैं। तो वहीं अब जब रमन सामने वाले बने जंगल से होकर थोड़ा सा आगे जाता है तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। रमन जल्दी से भागता हुआ सभी के पास आता है और कहता है, अरे यहाँ से सिर्फ 15-20 मिनट की दूरी पर एक रोड जा रही है जो सीधा शहर की तरफ मुड़ती है। यानी कि हम आधे घंटे में शहर आराम से जा सकते हैं। और वो ट्रेन हमें इतना घुमाकर 3-4 घंटे में ले जाती थी। ये तो काफी बढ़िया है। अब आप लोग आराम से आ जा सकते हैं। अगले दिन से आरती उन फूलों की मालाएं बनाकर अपने दोनों भाइयों के साथ शहर जाती है और उन्हें बेचती है, जिससे उनकी थोड़ी और कमाई होने लगती है। तो वहीं इधर माँ जी, जो आप घी बनाती हैं वो हमारे परिवार के लिए काफी ज्यादा है। मैं सोच रही थी कि अगर हम इन लोगों के हाथ घी, मक्खन, दूध भी भिजवा दें तो हमारी फिर कितनी कमाई हो जाएगी। बहू, सच कहूँ तो मेरे दिमाग में भी कल यही ख्याल आया था। शाम को आने के बाद फिर इनसे इस बारे में बात करते हैं। दोनों भाई शहर में रोज आना जाना करके आसपास की फैक्ट्री में काम ढूंढना भी शुरू कर देते हैं और जल्दी उनकी अच्छी तनख्वाह पर नौकरी भी लग जाती है। तो वहीं अब दूसरी तरफ मिथिलेश और आरती हर रोज शहर जाकर मिट्टी के बर्तन, घी और माला बेचते हैं। धीरे धीरे करके इस परिवार के हाल पहले से कहीं ज्यादा बेहतर हो जाते हैं। अरे बस कुछ दिन और फिर हम शहर में ही एक अच्छा सा किराए का घर ले लेंगे, फिर आराम से शहर में रहेंगे। ये जगह बहुत खूबसूरत है, लेकिन जिंदगी भर यहाँ रहना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। यहाँ जितने भी पल हमने गुजारे हैं वो सब कितने अच्छे हैं। मुझे तो लगता है ये सब कुछ कोमल के आने वाले बच्चे के शुभ कदमों से हुआ है। वो तो है, लगता है हमारा आने वाला नन्हा मेहमान काफी ज्यादा भाग्यशाली है। वैसे रमन, मैंने आज शहर में एक नया किराए का घर देखा था। 3 कमरे का घर था और उसका आंगन में काफी ज्यादा बड़ा था और यहाँ से ज्यादा दूर भी नहीं है। और हमारी गाय भी वहाँ पर आराम से रह लेगी। उसे यहाँ थोड़े न छोड़ कर जाएंगे हम। पापा देखो, आपकी बात सुनकर हमारी गाय कैसे जोर जोर से हंस रही है। अरुण की इस बात पर सभी लोग हंसने लगते हैं और अब धीरे धीरे दोनों भाई पैसे जोड़कर शहर में किराए का घर ले लेते हैं। और कुछ समय में पूरा परिवार उस सीक्रेट टनल को छोड़कर अपने शहरी किराए के घर में आ जाता है, जहां आरती भी कॉल सेंटर में नौकरी करना शुरू कर देती है। और इसी बीच अब कोमल का 8वां महीना भी लग जाता है। ये लो कोमल, दूध पी लो। कल भी तुमने दूध वैसा का वैसा छोड़ दिया था। आज जब तक तुम दूध नहीं पी लेती हो मैं यहाँ से जरा भी नहीं हटने वाली हूँ। भाभी, दूध तो मैं पी लूंगी, लेकिन मुझे वापस उस टनल में जाना है। वहाँ हरियाली और सुकून मुझे काफी ज्यादा याद आ रहा है। यहाँ शहर में कितना ज्यादा शोर शराबा है और ठीक से यहाँ धूप भी नहीं आती है। लेकिन कोमल, अब तुम्हारा 8वां महीना लग चुका है। मेरे ख्याल से तुम्हें घर पर ही रहकर आराम करना चाहिए। बच्चे के बाद हम वापस चलेंगे। भाभी, यहाँ बिल्कुल भी आराम करने का मन नहीं करता। रात के 10 बजे के बाद ही यहाँ सन्नाटा होता है, वरना पूरा दिन स्कूटर, बाइक, गाड़ियों की आवाज आती रहती है। माँ जी चलिए ना, हम शाम होने से पहले वापस आ जाएंगे। मुझे बहुत वहाँ जाने का मन कर रहा है। पल्लवी बहू, उधर जाने का तो मेरा भी मन कर रहा है। जगह कैसी भी हो, लेकिन सुख शांति तो उस टनल के अंदर ही थी और एक अलग सा लगाव भी हो गया है उस जगह से। तो चलते हैं हम लोग वहाँ। पल्लवी अब अपनी सास के साथ मिलकर कोमल को इस टनल के पास ले जाती है, जहाँ पर वो लोग धूप में बैठकर आराम से वक्त गुजारते हैं। मेरा तो यहाँ से जाने का मन ही नहीं करता। मन लग गया है मेरा यहाँ। अगर यहाँ आसपास जरूरत का हर सामान मिलता ना तो मैं तो यहीं बस जाती। वो तो है, मैं तो हमेशा चाहती हूँ कि ये जगह दूसरे से बची रहे, वरना वो लोग यहाँ पर आकर इसे गंदा कर देंगे। अब अक्सर पल्लवी अपनी देवरानी को घुमाने के लिए उसी टनल के पास ले आती थी।
इसी तरह समय गुजरता है और कोमल का 9वां महीना लग जाता है। सभी लोग धूप में बैठे ही होते हैं कि तभी अचानक कोमल को दर्द शुरू हो जाता है, जिसे देखकर पल्लवी, शांति और आरती उसे टनल के अंदर लेकर आती हैं। कहा था ना कोमल कि 9वां महीना लग चुका है, घर पर ही आराम करो, लेकिन ये मेरी सुनती कहाँ है। आरती, जल्दी से इनके चूल्हे पर गर्म पानी करो, माँ जी हमें यहीं पर कोमल की डिलीवरी करनी होगी। आरती इधर चूल्हे पर गर्म पानी करती है तो वहीं दूसरी तरफ पल्लवी और शांति मिलकर कोमल की डिलीवरी करती हैं। कुछ ही देर में कोमल एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं। और अब तकरीबन कुछ दिनों के बाद जो कोमल पूरी तरह से ठीक हो जाती है तो वो अपनी बेटी और पूरे परिवार के साथ इस टनल में जाती है। पूरे रास्ते ये आराम से सोती आ रही थी और अब देखो यहाँ आते ही कैसे हंस रही है, मानो जैसे कि जगह को पहचान गई हो। ये जगह है ही इतनी खास, ये टनल की जगह है, ये नदियाँ, सब कुछ हम लोगों के लिए काफी ज्यादा खास है। इस जगह को तो मैं कभी चाहकर भी नहीं भूल सकती। जब हम मुसीबत में थे, रहने को घर नहीं था, तब यही टनल में हमें रहने का आश्रय मिला। कभी सोचा नहीं था कि एक ऐसी जगह भी हम लोगों के लिए इतनी ज्यादा खास बन जाएगी। मेरा बस चले ना तो मैं यहाँ रोज आऊँ। चाची, अब बाबू को हमें दो ना, कब से आप ही उसे लेकर घूम लो। मेरी बहन है, इसे तो मैं ही खिलाऊंगी, इसे मुझे दो, हम दोनों बाहर धूप में बैठकर खेलेंगे। ये मेरी बहन है, मैं इसे खिलाऊंगा। चाची, इसे मुझे दो, ये साक्षी तो पागल हो गई, इसने मेरी बहन को गिरा दिया। तो आप इसे दो, मैं इसे संभाल लूंगा। ये साक्षी के बच्ची तो अभी काफी ज्यादा छोटी है। तो अरुण बेटा, आप कौन से इतने बड़े हो गए हो, आप भी तो अभी छोटे हो। और हाँ, ये बहन किसी एक की नहीं बल्कि आप दोनों की है। ये लो, आप लोग बैठो यहाँ, मैं आपके गोद में देती हूँ, तब आप लोग आराम से खेलो इसके साथ। अरुण और साक्षी अपनी छोटी बहन को लेकर और धूप में बैठकर उसके साथ खेलने लगते हैं तो वहीं पूरा परिवार भी बाहर धूप में आकर बैठ जाता है। और अब जब भी किसी का भी मन होता तो वो उस टनल के पास आकर बैठ जाता और शांति भरा वक्त गुजारता।